भाग 11 ट्रेन की पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा कि नील को वो त्रिशूल प्राप्त हो जाता है और वो उस ट्रेन वाली पिशाचनी को मारने के लिए चल पड़ता है। अब आगे उसकी बातें सुनकर रोहन और अबीर भी अब शांत हो जाते हैं और अब आभा भी अपनी सीट पर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रोहन के पास से उठकर अबीर के पास अपनी सीट पर आने लगती है तो तभी उसका दुपट्टा रोहन की घड़ी में अड़ जाता है और अब रोहन उसे कहता है, रुकिए ज़रा, नहीं तो फिर आप सोचोगी कि हमने अकेले में आपका दुपट्टा उतार दिया। उसकी बात सुनकर आभा वहीं रुक जाती है और रोहन अपनी घड़ी में से उसका दुपट्टा निकाल देता है। अब आभा भी अपने दुपट्टे को सही से ओढ़कर वापस अपनी सीट पर आ जाती है। तभी रोहन की नज़र अपनी घड़ी पर जाती है तो 12:15 का समय बता रही है, जिसे देखकर रोहन हैरान होता है और कहता है, अरे ट्रेन में बैठे हुए अभी हमें सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। कमाल है, ट्रेन भी पूरी स्पीड से चल रही है। ट्रेन अपनी रफ्तार पर चल रही है। अब तीनों ही खामोश है। सभी के मन में अलग अलग विचार पनप रहे हैं, लेकिन ट्रेन वाली पिशाचनी असमंजस की स्थिति में है और मन में सोच रही है, रोहन को तो शिकार बनाकर मैं लाई हूँ साथ, लेकिन ये अबीर कौन है? अब आज दोनों में से किसका शिकार करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। दो शिकार बैठे हैं जिन्हें देखकर ताजे खून की प्यास और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या करूं, पहले किसे शिकार बनाऊं? ट्रेन भी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है और उसकी गति ऐसी जैसे वो दौड़ नहीं रही बल्कि उड़ रही हो। हर बार की तरह पिशाचनी के काले जादू से मौसम भी बहुत भयानक हो चुका है और बादल बहुत भयानक आवाज़ से गरज रहे हैं। पिशाचनी अपना शिकार करने को तरस रही है और खून पीने का मौका देख रही है। तभी रोहन आभा से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आभा कहती है, जी पूछ सकते हैं, कहिए। रोहन अब कहता है, एक तो आप लड़की, ऊपर से भला की खूबसूरत भी है, तो आपको क्या अकेले रात का ट्रेन में सफ़र करने से डर नहीं लगता? आभा अब मुस्कुराने लगती है और मन में सोच रही है, मैं एक पिशाचनी, भला मुझे कैसे डर। अभी रोहन दोबारा आवाज़ देता है, कहाँ खो गई आप आभा जी? अब आभा कहती है, कहीं नहीं, बस आपके द्वारा किए गए सवाल के बारे में सोच रही थी। आप सही कह रहे हैं, डर तो लगता है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में भी इंसान को सफ़र करना पड़ ही जाता है। अब इससे पहले कि रोहन कुछ पूछता, अबीर आभा के करीब आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो इतने भयानक मौसम में आधी रात को अकेले सफ़र करना पड़ा? आभा आज पहली बार किसी मनुष्य के करीब आने से घबरा जाती है और उससे दूर होते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आप मेरे ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी मर्यादा में रहे। लेकिन अबीर भी उसके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके होठों के पास अपने होठों को करते हुए कहता है, जब साथ में आप जैसी भला की खूबसूरत लड़की बैठी हो तो कोई अपनी मर्यादा में कैसे रह सकता है। आभा के लिए पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अबीर को इतने करीब महसूस करके पिघलने लगती है। उसे अबीर का करीब होना बहुत सुखद अनुभव करवाता है, लेकिन फिर भी वो उससे दूर होकर उस सीट से उठकर रोहन के साथ उसकी सीट पर बैठ जाती है। अब रोहन अबीर से कहता है, देखिए, अगर लड़की अकेली है इसका ये मतलब नहीं कि आप उस बात का फ़ायदा उठाएं। आप आभा जी के साथ मेरे रहते बदतमीज़ी नहीं कर सकते।
अब अबीर कुछ नहीं कहता, बस आभा को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस वजह से आभा बहुत अजीब महसूस कर रही है और अबीर को अनदेखा करने रोहन के साथ बातों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन मन में वो यही सोच रही है, क्या जादू है इस अबीर के पास। आज तक हर कोई मेरी सुंदरता के वश में हो जाता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं एक साधारण मनुष्य की ओर खींची चली जा रही हूँ। कुछ तो अलग है इस अबीर में। अब भी अबीर लगातार आभा की ओर देखा जा रहा है। बाहर भयंकर बारिश हो रही है, जो ये जता रही है कि ये ट्रेन वाली पिशाचनी आज एक बार फिर किसी निर्दोष के खून के लिए प्यास हो रही है। रोहन बिल्कुल सादगी के साथ आभा के साथ बातों में लगा हुआ है। आभा भी रोहन के खून की प्यासी हो रही है, लेकिन अबीर के सामने वो चाहकर भी अपने असली रूप में नहीं आ पा रही है। इस तरह तीनों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन अब आभा से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो रोहन से कहती है, रोहन जी, यहाँ तो कुछ बहुत बदतमीज इंसान बैठे हैं, तो क्यों ना आप और मैं किसी और सीट पर चलकर बैठते हैं। रोहन भी आभा की इस बात को स्वीकार कर लेता है और खड़ा होकर आभा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आइए आभा जी, चलते हैं। आभा भी अबीर की तरफ देखते हुए रोहन का हाथ थामती है और मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। अबीर भी दूर तक उसे जाता हुआ देखता रहता है और साथ ही मुस्कुरा भी रहा है, मानो वो कह रहा हो, आज इस शिकार करने वाली पिशाचनी का मुझे शिकार करना है। आभा और रोहन जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रोहन की नज़र सोए हुए यात्रियों पर जाती है, तो वो आभा से हैरान होकर पूछता है कि आभा जी, जब से हम आए हैं आपने देखा सभी यात्री सो रहे हैं। आभा कहती है, जी देखा मैंने, हो सकता है उन्हें नींद आ रही हो। ये कहकर वो रोहन के थोड़ा करीब आती है और उससे पूछती है, क्या मैं भी आपके कंधे पर सिर रखकर सो सकती हूँ? मुझे इस इतनी बड़ी ट्रेन में बहुत घबराहट हो रही है। अब आभा को इतना करीब पाकर रोहन भी मदहोश हो जाता है और उसके और करीब जाने लगता है। बाहर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो उसे मदहोश किए जा रही है। पिशाचनी भी ये सोच रही है कि कब ये मेरे होठों से होठ मिलाए और मैं इसका खून पी सकूं। मौसम बहुत भयानक हो रहा है, बारिश भी जोरों की हो रही है। ऐसे में रोहन आभा के करीब आ रहा है और उसने अपनी आंखें भी बंद की हुई है। आभा जैसे ही उसके करीब आने लगती है कि तभी वहाँ पर अबीर आ जाता है और सामने खड़ा होकर आभा का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उठाता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अबीर उसे अपनी ओर खींचकर उसे गले लगा लेता है। आभा उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी उसकी मजबूत बाजुओं से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाती है। अब अबीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी सुंदरता के आगे हार गया मैं। क्या मुझे तुम अपने प्यार के काबिल समझोगी? आभा अभी भी उसकी बाजुओं की कैद में है और छटपटाते हुए कहती है, पहले आप मुझे खुद से अलग तो कीजिए, उसके बाद बताओगी। अब अबीर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और कहता है, लीजिए, अब आप बताएगी। अब आभा एक बार फिर रोहन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, देखिए आप जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती कहलाती है। अब आप जा सकते हैं और हम दोनों को तन्हा छोड़ दीजिए। तभी रोहन खड़ा होता है और अबीर से गुस्से में कहता है, देखिए आप एक अकेली लड़की से बदतमीज़ी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी तमीज़ भूल जाऊं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए।
अबीर अब रोहन से कहता है, क्यों मेरे और आभा के बीच में आ रही हो? मैं उसकी धड़कनें सुन सकता हूँ, वो भी मेरे करीब आने के लिए बेकरार है। अगर ऐसा ना होता तो जब मैंने ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? बोलो रोहन। रोहन अब आभा से पूछता है कि आभा सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है या इस अबीर से? आभा अब सोच में पड़ जाती है। एक तरफ ताज़ा ताज़ा मनुष्य का खून है तो दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जिसे देखकर वो नील को भी भूल गई। वो अब करे भी तो क्या करे। दूसरी ओर दूर गुफाओं में मयूरी उस भयंकर भैरवानंद की कैद में दिन काट रही है। वो उसे एक पिंजरे में कैद करके तरह तरह की यातनाएं दे रहा है। उसे एक ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां उसे तरह तरह के भूत प्रेत जिन और चुड़ैलों ने घेरा हुआ है। वो उस पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मयूरी को पूरी उम्मीद है कि नील ने त्रिशूल को जरूर पा लिया होगा और वो ट्रेन वाली पिशाचनी और भैरवानंद का अंत अवश्य करेगा। वो वही लेटी हुई नील को ही याद कर रही है कि तभी वहां पर भैरवानंद आता है और मयूरी से पूछता है, कैसी हो मयूरी? मयूरी उसे गुस्से से देखती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने नील का इंतजार कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर भैरवानंद जोर जोर से हंसने लगता है और उसे झूठ बोलता है, ये कहकर कि मैंने तेरे उस आशिक नील को अपने हाथों से मार दिया है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन तू चाहे तो तेरी जिंदगी संवर सकती है, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक बढ़िया प्रस्ताव है। मयूरी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ मेरे नील को, वो जरूर आएगा और तुम दोनों का अंत भी करेगा। अब भैरवानंद कहता है, वो कभी नहीं आएगा, लेकिन तू अगर चाहे तो मेरे प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है। अब मयूरी कहती है, अच्छा ऐसा कौन सा प्रस्ताव है तुम्हारा? अब भैरवानंद कहता है, देखो शलाका के जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ और इन सभी चुड़ैलों में कोई भी इतनी सुंदर नहीं जो भैरवानंद के बराबर बैठ सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह करके मेरी पत्नी बनो, फिर तुम्हारा दर्जा सबसे ऊंचा होगा, यहाँ तक कि आभा से भी ऊंचा। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? इस पिंजरे में रहना है या मेरी महारानी बनना है? मयूरी अब उसे कहती है, मैं हमेशा के लिए इस पिंजरे में रहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं। जाओ और जाकर किसी और के सामने ये प्रस्ताव रखो। ये कहकर मयूरी दूसरी ओर मुंह कर लेती है। अब भैरवानंद को उसकी बात पर बहुत क्रोध आ जाता है और वो अपने गुलाम भूतों को कहता है कि इस आत्मा को चारों ओर से घेर लो और इसे इतना डराओ और यातनाएं दो हो जाए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। यह कहकर भैरवानंद वहाँ से चला जाता है। वो सभी भूत प्रेत चुड़ैले जिन उसके पिंजरे को घेर लेते हैं और उसे डराने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगते हैं। कोई कोई आत्मा तो पिंजरे के अंदर भी छोटा आकार लेकर चला जाता है। अंदर जाकर वो आत्माएं उसे पूरी तरह से शारीरिक कष्ट देती है। कोई उसके बाल खींचता है तो कोई उसे नाखूनों से जख्मी करता है। इस प्रकार मयूरी बेचारी अपनी नील की याद में तरह तरह की यातनाएं सहन कर रही है, जबकि वो ये भी नहीं जानती कि उसका नील जिंदा भी है या नहीं, या फिर उसे एक और जन्म लेकर आना पड़ेगा। बस मन में वो अपने ईश्वर को याद कर रही है, जिससे उसे यातनाएं सहन करने की शक्ति मिल रही है। मयूरी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो वही आभा भी अब समझ नहीं पा रही है कि वो रोहन का शिकार करके खून पिए या फिर अपने दिल की सुनकर अबीर को प्यार करे। उसका पागल मन तो अबीर की बाहों में सिमट जाने के लिए मचल रहा था। फिर भी वो अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए कहती है, देखिए अबीर जी, मैं रोहन जी को दिल से चाहने लगी हूँ, इसलिए आप हमें अब तन्हा छोड़ दीजिए
और चले जाइए यहाँ से। यह कहकर वो उसी सीट पर रोहन के साथ दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाती है। अब अबीर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है।